अंकल पीछे एडजस्ट हो जाइए अंकल। हाँ हाँ बीच में आइए ना, बीच में। हाँ बीच में। अच्छा तो पीछे आइए, पीछे पीछे। हाँ तो आगे सर। लेकिन फिर मैं चलाऊं कैसे? अरे पीछे बैठिए ना। बैठा क्या? अच्छा आगे डंडी पे आइए, डंडी। अच्छा हाँ डंडी पे ट्राई करिए अंकल, डंडी पे ट्राई करिए। लेकिन फिर मैं चलाऊंगा कैसे? हाँ ये भी पीछे बैठिए ना अंकल, उसकी गोद में बैठिए, गोद में। अंकल गोदी में आइए, चल चल नीचे उतर। मेरी ये पुरानी थ्योरी है कि अगर अमेरिका को चाइना को टक्कर देना है तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक पेज पे लाना लाजम होगा। तो ये मुमकिन है कि हमारे हालात वेस्ट की तरफ ख़राब होंगे, ये नामुमकिन है कि हमारे हालात ईस्ट में भी ख़राब रहे। बांग्लादेशी लोग थोड़े सही सिमत में जा रहे हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर कन्वेंशनल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए ना, कल मुझे लगा कि आर्मी टेक ओवर कर रही है, लेकिन आज लोगों ने कहा कि इधर किधर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पे चढ़ाई कर दी, अल्टीमेटम दे दिया सदर को कि असेंबली डिसॉल्व करो, और वहाँ की आर्मी भी डर के बैठ गई है। अब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को अपने चेंज कर रही है, नए लोग लेके सामने आ रही है, लेकिन अवाम इस बार हाथ से निकल चुकी है। उनके आर्मी चीफ ने कल प्लान दिया था कि सदर से मुशावरत करके केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन अवाम ने कहा इधर किधर। अवाम ने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोफेसर यूनिस के हवाले की जाएगी। प्रोफेसर यूनिस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, और माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाए थे वो बांग्लादेश में, जिसके थ्रू एक बहुत ही गरीब या छोटे से तबके को उन्होंने बहुत उठा लिया था, छोटे छोटे लोन्स देकर। ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं और नोबेल पीस प्राइज़ के 1 साल बाद ही सियासत में एंटर होने का ऐलान किया था। पहले इन पे भी इल्ज़ाम था कि ये फ़ौज की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अभी आजकल मफरूर थे बांग्लादेश से, क्योंकि हसीना वाजिद का उनके ऊपर क्रैकडाउन था। खैर, तो अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट को संभालेंगे, और लोगों ने इतना भी कह दिया कि कैबिनेट के मेंबर्स भी हम आवाम बताएंगे, और वहाँ की आर्मी कुछ भी करने के मूड में नज़र नहीं आ रही, सब चीज़ें मान रहे हैं। तो फिर यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उभरता है, जो अक्सर लोग उभा रहे हैं कि क्या ये भड़ास इंडिया की तरफ भी निकाली जाएगी बांग्लादेश की तरफ से, जो हल्के फुल्के लेवल पे हमें नज़र भी आया, जो आज उन्होंने भड़ास निकाल के पूरा इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ही जला दिया। आर्मी ने अपने लोग उथल पुथल कर दिए हैं, यानी एजेंसीज़ के हेड को तब्दील कर दिया है। भारत की तरफ से रब्ता हुआ है बांग्लादेश आर्मी से, और बांग्लादेशी आर्मी मोर और लेस उनका पूरा जो इन्हिसार होता है वो इंडियन आर्मी पे रहा है माजी में, लेकिन इस बार वो भी कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग उठ के खड़े हों तो कोई भी अक्लमंद आर्मी अपने लोगों से नहीं लड़ती किसी और मुल्क के लिए। लेकिन इसी तरह की एक सोच यहाँ भी पनप रही है। आज असेंबली में बिल पास हो गया। मैंने कहा था कि हमें अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें नज़र आएंगी अब आहिस्ता आहिस्ता। एक तरफ हुकूमत ये बिल पास करवाती है जिसका मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कैसे असर होगा। कानून साजी आपने आज की है, भले रेट्रोस्पेक्टिव इसका अमल दरामद हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसलों को रद्द करता है, जो उन्होंने फैसले लिए थे और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो उस चीज़ को रद्द करता है, विच हैज़ नथिंग टू डू विथ आपकी कानून साजी। तो मेरे नज़दीक तो ये सिर्फ बकवास है हमारी जो असेंबली में हो रही है, बहु दिखाने वाली बात है ये, कि बस किसी तरीके से ये महसूस हो कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी है इस मुल्क में। अब पीटीआई इसको चैलेंज करेगी तो वहाँ जाके मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी पनपती हुई नज़र आ रही है। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को बेसिस बना के रिजर्व सीट्स वाले फैसले की रीहियरिंग करने की तैयारी है? क्योंकि देखें, अगर फैसले के रिव्यू में गए तो नंबर 1 के बेंच वही सुनेगा जो पहले जिसने केस सुना है, और केस की रीहियरिंग नहीं होगी, बल्कि सिर्फ ये देखा जाएगा कि कहीं लॉ तो इधर उधर नहीं हो गया है। लेकिन अगर इस बिल पे अमल दरामद करके इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो वो चैलेंज होगा, और जब वो चैलेंज होगा तो फिर जाहिर है पूरा केस दोबारा रीहियरिंग में अल्टीमेटली चला जाएगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के उस मेजॉरिटी फैसले का हल ना होगा
तब तक इलेक्शन कमीशन जो इस एक्ट के तहत जो भी इकदाम करेगा उनको सेट असाइड नहीं किया जा सकेगा। और फिर यहाँ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि बेंच कौन सी होगी जो ये सारा कुछ सुनेगी, और क्या वो बेंच कमिटी में मेजॉरिटी वोट से बनाई जाएगी, और अगर बेंच फुल कोर्ट होगी तो क्या काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को मनवा लेंगे कि इस बेंच में एडहॉक जजेस भी शामिल किए जाएं। लेकिन इस सब का जो दारोमदार है वो मेजॉरिटी फैसला आने पे है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना जल्दी आ रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर येट टू बी सीन, क्योंकि मैंने बहुत सोचा अगर इसके अलावा कोई और प्लानिंग है इस बिल के थ्रू कुछ करने की तो वो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मेरे नज़दीक लॉजिक सिर्फ यही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की। हाँ, गो अहेड ज़रूर होगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि एंड रिज़ल्ट में जो चीज़ें होंगी वो फेवर इस्टेब्लिशमेंट को ही करेंगी। अब देखिए, कल भी मैंने इस पर बात की थी कि डीजी ISPR साहब हफ्तावार ब्रीफिंग करेंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग क्यों करेंगे? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट नैरेटिव। 2 कंसेक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मजमुआ देखा जाए तो वो एक ही है कि वो कॉन्स्टेंटली आवाम को रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त हो रहा है इवेंचुअली या स्पेशली जितना भी ख़राब काम जो इस वक्त हो रहे हैं मुल्क में उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। उनका अगर सिर्फ हाथ है तो वो 9 मई के ख़िलाफ़ वालों के साथ जो हो रहा है, हाँ, उसमें है। स्मगलिंग से लेकर करप्शन तक जो इल्ज़ाम है वो गवर्नमेंट के ऊपर है या सिविलियन इदारों के ऊपर है। कल तो हेल्थ और एजुकेशन पे भी तबसरा किया डीजी ISPR साहब ने। उन्होंने कहा कि अशराफिया, ये जो अशराफिया है वो क्यों इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं कर सकती। कौन सी अशराफिया? हेल्थ और बकाया प्रॉब्लम्स तो है वो तो सरकार हल कर सकती है। तो क्या सरकार को अशराफिया बुलाया जा रहा है? ज़ाहिर है नहीं, लेकिन मकसद वही है। तो फिर इससे तो महसूस यही होना चाहिए ना कि अपने आप को क्लियर करके खुद को लेके आने की तैयारी है, जो कि एक बार नहीं लेकिन बार बार ख्वाजा आसिफ साहब हमें बहु दिखा के डराते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो मसला हो जाएगा, अगर कुछ हुआ अक्टूबर नवंबर तक मेल्टडाउन हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, ये अवाम को बहु दिखा के डराने का जो मिशन मिला हुआ है ख्वाजा साहब को, अकल देखें। कहते हैं कि बरतानिया में मसाइल हैं, एक शहर यानी लिवरपूल के अंदर दंगे फसाद उस मुल्क में चल रहे हैं, जिसमें उसको बेसिस बना के हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, और फिर ये अभी बांग्लादेश का मिसाल दे के कहते हैं कि शुक्र मनाएं कि हमारा सिस्टम अभी तक चल रहा है। ये हमें डराएं मत ख्वाजा साहब, और जिनको सिस्टम डिरेल करना है ना वो कर लें, फिर उनके साथ जो होगा वो उनको भी पता है। इसलिए बांग्लादेश की आर्मी भी चुपचाप कोने में जाके बैठ गई है। अब लोग कहेंगे कि इधर तो अवाम चुपचाप अपने घर बैठी हुई है। हाँ, ऐसा ही है। हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। 2 वजूहत हैं इनकी। एक के हमारा मानना है कि सच अच्छा है, लेकिन सच के खातिर कोई और मरे तो और भी अच्छा है। और दूसरा, हमारे मुल्क को इस तरह से कभी कॉमन फैक्टर्स मिले ही नहीं हैं। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तबका हमारे मुल्क में प्रिविलेज रहा है, मगर अब सिचुएशन वो हो चुकी है या होने जा रही है जिसमें कॉमन ग्राउंड्स मिल रहे हैं आवाम को, क्योंकि अब जो मुंह है वो सबका बंद किया जा रहा है और खाने के लाले भी अब सबके घरों में उभर रहे हैं। अब बाकी रह गई है हिम्मत। फ़िलहाल केले छोटे हैं हमारे। हाँ, तो ख्वाजा आसिफ साहब का डराना किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का जो बहु दिखाया जा रहा है वो तो नहीं आ रहा, बहुत फार फेच्ड है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर आज फिर कहता है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से बहुत जल्दी अप्रूवल कर देगा और हमारा लोन मिल जाएगा। घंटा आपका अप्रूवल मशरूत है चाइना के कर्जे से जो रोल ओवर मांगा है आपने उनसे, अभी तक वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर चाइना से कर्जा रोल ओवर नहीं किया या नहीं हुआ तो फिर ये हसीना वाजिद बनने में देर नहीं लगेगी हमारे सारे इक़्तिदारी शक्लों को, मतलब भाग जाएंगे। इतने फ्रेजाइल मोमेंट पे आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते, तो फिर कोई तो हल होगा ना इस चीज़ से निकलने का। मैंने लास्ट वीडियो में इसीलिए कहा था कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी कुछ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल को सपोर्ट करती है, लेकिन वहीं सलीम मांडीवाला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, असेंबली के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि इस बिल का उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई असर नहीं होगा। और फिर फारूक सत्तार जो MKM से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि बिल को बुलडोज़ किया गया है, बोलने नहीं दिया गया है और मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। आएंगे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये सब एक तरफ होते जाएंगे। जमात इस्लामी ऑलरेडी रोड्स पर है, वो भी काम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो जमात इस्लामी को
कोई हैसियत नहीं दे रही गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। आईपीपीज़ के खिलाफ मुहिम भी फुर्ती ले रही है। इस मुहिम का ना सर है ना पैर है, लेकिन इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आईपीपी से हम सबको कोई रिलीफ मिले, लेकिन इस मसले का बेसिस बना के कुछ ना कुछ होगा। ये एक किस्म का ब्लॉक है, ये सब एक किस्म के ब्लॉक्स हैं जो जोड़े जा रहे हैं 8 फरवरी के बाद बनाई गई इमारत को तोड़ने के लिए। अब नून लीग का नज़रिया तो यही होगा ना कि कोर्ट से भिड़ेंगे, हालत जो ऑलरेडी मुल्क की है वो इतनी नाजुक है, बस फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ आके हमें फेस सेविंग दे देगी। लेकिन नून लीग की ये खाम ख्याली है, ये बहुत ही फार फैच थॉट है। मैं बार बार कह रहा हूँ फार फैच इसलिए क्योंकि आज एक छोटी सी खबर देख के मुझे भी एक फार फैच थॉट आ गया। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। यूएसए ने हसीना वाजिद का वीज़ा क्यों कैंसिल किया है? पहले से ही इल्ज़ाम है कि हसीना वाजिद के जो आउस्टर है उसको निकालने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ कैसे हो सकता है? अब आ जाए शुरू वाली बात पे। अगर चाइना को टैकल करना है तो पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को एक लॉबी में लाना होगा। बहुत ही मुश्किल काम है ये, लेकिन इस तनासुर में दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इस सूरत हाल को फेवर कर रही हैं। मिसाल, जितना पावरफुल मोदी था, मोदी पागलों की तरह बिहेव करने में लगा हुआ था। मोदी को लग रहा था कि वो अब इंडिया को सुपर पावर में शामिल कर चुका है, इसलिए वो अमेरिका को कुछ खास लिफ्ट नहीं करवा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस इलेक्शन में मोदी वीक हो गया। मोदी की सरकार भी अब दो लोटों की पार्टीज़ पे टिकी हुई है। और अब ये बांग्लादेश, लाजिम नहीं कि इसके अंदर पाकिस्तान के फेवरेबल कोई गवर्नमेंट आ जाए, मगर जो भी आएगी वो इंडिया के फेवर में नहीं होगी। मीनिंग इंडिया को अब पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट रहेगा और अब बांग्लादेश की तरफ से इतनी कोई फेवरेबल सिचुएशन भी नहीं रहेगी। और अब हो सकता है कि हम कश्मीर के इशू को भी उठता हुआ देखें, क्योंकि अगर कोई 5 साल का एग्रीमेंट था भी कि इंडिया को 5 साल आर्टिकल 370 स्क्रैप करने दे देते हैं ताकि वो कश्मीर के डेमोग्राफिक्स में रद्दोबदल कर ले, ताकि अगर कल को कोई प्लेबिसाइट या वोट हो फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो उसमें अगर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर इंडिया को वोट दे दे तो मसला ना हो, ताकि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास, हमारा हिस्सा हमारे पास का कोई फॉर्मेट था। तो वो भी इतनी डेमोग्राफिक्स जो चेंज कर दी मोदी ने, उसके बाद शायद इंडिया को भी कुछ फेस सेविंग हो जाए। लेकिन अब इस मामले को भी 5 साल हो चुके हैं और यही वो इशू है जो सेटल होने के बाद शायद इंडिया पाकिस्तान को अमेरिका अपनी लॉबी या एक लॉबी में साथ ले आए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि फार फैच थॉट है, मगर थ्योरेटिकली और लॉजिकली मुमकिन भी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो दो इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन हो रही हैं, एक ईरान और ये जो जंग चल रही है और दूसरा अभी ये जो हुआ है, ये सरप्राइजिंगली हो सकता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में जाए। Yeah!